अच्छा जी सर, आज हमारी इफेक्टिवली तीसरी क्लास है सर, तो हम यहाँ लिख देते हैं जी क्लास 3, ताकि आप लोग जब ये देख रहे हो तो आपको याद है। अच्छा सर, अपने पास हेडिंग डालेंगे वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल से पहले आप हेडिंग डालें जनाब कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, वही चल रहा है, वैक एक चैप्टर है पूरा। अल्टीमेटली हर कॉन्सेप्ट में आपने वैक ही निकालना होगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है मेरे बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट में एक तरफ है मेरे पास एसेट्स, ठीक है जी। एक कंपनी के पास अज्यूम करो एसेट्स हैं 500 रुपये के। ये एसेट्स लेके कौन आया? सर ये लेकर आया शेयर होल्डर, ठीक है जी। मैं यहाँ इक्विटी लिख रहा हूँ। इक्विटी का मतलब क्या होगा आइंदा के बाद? शेयर कैपिटल और सारे के सारे रिजर्व्स, शेयर कैपिटल प्लस ऑल द रिजर्व्स, ठीक है जी। शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है से 350 रुपये, ठीक है जी। फिर लॉन्ग टर्म डेट, यानी लंबा लोन, साल का, 2 साल का, यानी 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का। सर ये है हमारे पास कोई 100 रुपये का। और क्रेडिटर्स ये कितने के जी? 50 के। मुझे एक बात बताओ, ये हैं तुम्हारे पास रिसोर्सेज, ये तुम्हें दिए गए एसेट्स किन्होंने दिए? इन 3 लोगों ने दिए। अच्छा, ये क्या सोच के आपको पैसे दे रहा है, एसेट्स क्या सोच के दे रहा है आपको? सर इसको आपने डिविडेंड देना है, ऐसा। इसका मतलब है कंपनी की मैनेजमेंट को इन लोगों के लिए डिविडेंड अरेंज करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। सर इस बंदे को आपने पे करना है इंटरेस्ट। इसने आपको क्या दिया सर? पैसा दिया जिससे आपने एसेट्स लिए, और इसको आपने देना क्या बदले में? हर साल इंटरेस्ट देना है आपने। लेकिन ये क्रेडिटर्स ऐसे मासूम लोग होते हैं कि इनको आपने ना तो इंटरेस्ट देना है ना डिविडेंड देना है, कुछ नहीं देना है। इनके अपने पैसे इनको वापस करने हैं। इन्होंने आपको पैसे नहीं दिए बल्कि क्या दिया? सामान दिया, गुड्स दिए, जो कि आपके एसेट्स में आ रहे हैं। जैसे ही आप बेचोगे इनको पैसे वापस कर दोगे। इनको कोई अमाउंट सरचार्ज के तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पे, डिविडेंड के तौर पे नहीं दी जाती। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसा? इसको मैं कह सकता हूं नो कॉस्ट, ऐसा। अब बताओ कंपनी जब पैसा यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी, एसेट्स यूज करेगी, एसेट्स किसने दिए? इक्विटी होल्डर्स ने। क्या देना है उसको? डिविडेंड देना है। सर जो बैंकों से हमने लोन लिया है, इससे जो एसेट्स खरीदे हैं, तो बैंकों को हमने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। सर जो हमने शॉर्ट टर्म में जो है वो उधार लिए हुए, सर सामान उधार पे लिया हुआ है, गुड्स उधार पे लिए हुए, ट्रेड क्रेडिटर्स है, इनको हमने कोई सूद वगैरह नहीं देना। मैं अगर एक बंदे से सर 500 रुपये की गुड्स खरीदता हूँ ना, मैंने उसको 500 रुपये वापस करना है महीने 1.5 महीने बाद, ऐसा। सर ये जो 2 सोर्सेज है ना जिस पे आप कोई ना कोई कॉस्ट पे कर रहे हो, इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। और आम तौर पे सर जो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, इन पे कोई कॉस्ट नहीं होती, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि जी कंपनी के 500 रुपये के एसेट्स हैं, 350 रुपये की इक्विटी है, 150 रुपये का लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है जी, गौर से सुनना। और आपसे कहा जाए कि जी कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या है जी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर क्या रिटर्न मांग रहा है? ये वर्ड याद रखना, कौन सा? रिक्वायर्ड रिटर्न बाय शेयर होल्डर्स। इसको और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट क्यों कहते हैं इसको? कंपनी की तो कॉस्ट है ना, कंपनी ने तो डिविडेंड देना ही देना ना। और इसको क्या कहते हैं? और इसको प्यार से कहते हैं केई। क्या कहते हैं? केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सीई नहीं, केई कहेंगे, ठीक है जी। जो दुनिया में राइज है वही बात करेंगे हम, ठीक है जी। लोगों के जहनों में बात होगा, एक पंचायत ग्रेड होती है, केई क्यों है भाई, सी क्यों नहीं है? जिन लोगों ने ये फंक्शंस बनाए थे ना रिक्वायर्ड रिटर्न के, वो सारे जो है वो जर्मन्स थे, तो वहाँ शायद जो है वो केई इस्तेमाल होता, उन्होंने केई कह दिया, ठीक है ऐसा। अब बताओ केई का मतलब, शेयर होल्डर्स क्या रिटर्न मांग रहे हैं? रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब शेयर होल्डर क्या रिटर्न मांग रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर क्या रिटर्न मांग रहे हैं? इन तीनों का एक नाम है कि कंपनी का शेयर होल्डर कितना डिविडेंड मांग रहा है, ऐसा। अज्यूम करो कि कंपनी के शेयर होल्डर डिविडेंड मांग रहे हैं आपसे 15% का। कितने का? 15% का। डन है। अच्छा जी, यानी 350 रुपये जो हमारे पास पड़े हैं, इसकी हमने क्या, इस पे कितना हमने डिविडेंड पे करना है? सर 15%। फिर हमारे पास सर एक चीज़ है, रिक्वायर्ड रिटर्न बाय लेंडर्स
बैंक्स, ये क्या है सर हमारे पास? दूसरे अल्फाजों में इसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। दूसरे अल्फाजों में इसको हम क्या कहते हैं? और इसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ, वेरी गुड सर, कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं केडी। क्या कहते हैं? केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। मुझे बताएं आपके पास कितना पैसा ऐसा है जिस पे आपने सूद देना है? कितना पैसा ऐसा है? 100 रुपये सर। अज्यूम करें इस पर हमने सूद पे करना है 10% का। कितने का? 10% का। मुझे आप वैक निकाल के दे सकते हो, मुझे इस पर कुछ पे करना है क्रेडिट्स के ऊपर? नहीं। याद रखना हमारे लिए ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिस पे हमने या तो डिविडेंड देना है या इंटरेस्ट देना है, उसको हम क्या नाम देंगे? और मनुष्यों क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसपे हमने या तो इंटरेस्ट देना हो या डिविडेंड देना, उसको हम क्या कहेंगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। और मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास दो ही चीजें जनरली आती है, कौन सी? इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी पे हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं, केई पे करते हैं, ठीक है जी। और डेट पे हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट या केडी पे करते हैं, ऐसा। अब मुझे बताएं सर अगर मैं वैक निकालूं तो वैक कैसे निकलेगा सर? सर 350 इंटू कितने परसेंट? 15% प्लस 100 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 450, 350 प्लस 100 कितने? 13 पॉइंट, ये 13.89 क्या है हमारा? ये है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसा है। ये बात भेजे में बैठती है सर, ये यहाँ से कॉपी करना है तो कर लें सर। हाँ रेशो में मैंने पढ़ा था कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ भी मैंने बताया था। लेकिन मुर्गी जितनी अकल हो तो उसमें कितनी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी हैं। ऐसा है नहीं बेटा? हाँ हाँ है, सही है सर। जी मेरा बच्चा, कंपनी के लिए कॉस्ट है, कंपनी को पैसा दिए शेयर होल्डर्स ने, तो कंपनी उनको क्या पे करेगी? डिविडेंड पे करेगी। तो कंपनी के पास जो पैसा आया कंपनी इसको यूटिलाइज करेगी ना, इस्तेमाल करेगी, एसेट्स खरीदेगी, उसको लगाएगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। कंपनी की मैनेजमेंट को हर साल इस पर क्या पे करना है? डिविडेंड पे करना है। तो कंपनी के व्यू पॉइंट से क्या है? कॉस्ट है। शेयर होल्डर्स के व्यू पॉइंट से क्या है? रिटर्न है, इनकम है, ठीक है जी। सर वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड था और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड है। पता नहीं सर, दोबारा समझाना, मैंने अभी ज्वाइन किया। रुक जाओ बेटा, मैं अभी वापस से करा देता हूँ सारा, ठीक है। ऐसे लेट आ जाएगा तो 15-20 मिनट को टेंशन नहीं है, 1 घंटे की क्लास में। फिर वो 15-20 मिनट मैं दोबारा बता दिया करूँगा, तो फिर एंड के 15-20 मिनट आप शोर डाल दिया करना कि क्लास ऑफ कर दो, ठीक है जी। और दरम्यान में 15-20 मिनट हम बातें कर लेंगे, ठीक है जी। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह ताला एक दिन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है। आप मार्च, सॉरी, तो यहाँ से नज़र भी नहीं आता कि कौन है। आ जाओ बेटा। यार तुम लोगों से एक बहुत बड़ा ब्लेंडर लग गया, एक छोटा सा, वो भी मैं तुम्हें बता दूँ। शायद मेरे ख्याल में तुम लोगों को ये मैसेज भी नहीं आया था कि क्लास 2:30 बजे से। ये मैसेज नहीं रिसीव हुआ था। ये व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करो, मैं काफ़ी टाइम से भेजा हुआ है। तो अभी तो हमने बस ख़त्म करना है लेक्चर, हैं? अच्छा चलो आगे बढ़ो दोस्त, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। 3:15 भी क्लास स्टार्ट हुई है, परेशान हो गया बच्चा वहाँ पर भी। अच्छा जी सुनो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमने कहा कंपनी के पास 500 रुपये के एसेट्स हैं। ये एसेट्स कंपनी की मैनेजमेंट को अल्लाह ताला ने ज़मीन खोद के जो है ना वो नहीं बख्शे, ये कुछ इंसानों ने दिए। 2 किस्म के इंसान हैं यहाँ पे। एक कौन है? शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर ने जब 350 रुपये दिए कंपनी को, तो क्या ये कहा कि ये ईदी सेंटर है, ये 350 रुपये में दे रहा हूँ और इसका सवाब मुझे अल्लाह ताला क़यामत के दिन दे? नहीं। उससे क्या कहा कि मैं हर साल इस पर क्या मांगूंगा आपसे? इंटरेस्ट, सॉरी डिविडेंड मांगूंगा। कितने % का? ये कंपनी के लिए कॉस्ट है क्योंकि कंपनी ने पे करना है, और ये शेयर होल्डर के लिए क्या है? रिटर्न है, शेयर होल्डर ने रिसीव करना है, ऐसा। इसी तरह सर फिर एक सूदखोर आया, उससे हमें 100 रुपये दिए,
कंपनी को 100 रुपये क्यों दिए? ताकि इसको सूद मिले। इसका मतलब है सर सूद डेट होल्डर के लिए एक इनकम है जिसने पैसे दिए लेंडर के लिए, और कंपनी के लिए क्या है? कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो कंपनी ने सर, अच्छा फिर 50 रुपये का एक बंदा सामान लेकर आ गया, उसने कहा ये हमारी तरफ से आप रखें। कंपनी ने कहा कि 50 रुपये का सामान है तो आपको कितने वापस करूं मैं, इस पर कुछ सूद वूद दूँ? उसने कहा नहीं, बस आप एक काम करें, महीने भर में पैसा हमें वापस दे दिया करें, हम आपको सामान दे दिया करेंगे, महीने भर में आप पैसा वापस देना, हम आपसे कोई सूद चार्ज। तो आमतौर पर क्रेडिटर्स कोई सूद चार्ज नहीं करते हैं। सूद चार्ज कौन करता है? डेट होल्डर करता है। और डिविडेंड कौन चार्ज करता है? तो इन दोनों सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों सोर्सेज का मतलब इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट को अगर मैं मिला दूं तो मैं कहूंगा जी हम 450 रुपये का ऐसा कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसपे या तो हमें सूद देना है या हमने डिविडेंड देना है, ऐसा। और 50 रुपये का हमारे पास ऐसा कैपिटल है सर जिसपे हमने कोई सूद या डिविडेंड नहीं देना है, ऐसा। फिर हमने कहा जी हमारे पास इक्विटी अगर 350 रुपये की है, शेयर होल्डर 15% मांग रहा है, हमारे पास 100 रुपये का डेट है, डेट होल्डर जो है वो 10% मांग रहा है, तो बताएं कंपनी के 450 रुपये पर कंपनी ने कितना रिटर्न कमा के देना है? 350 पे 15% और सर 100 रुपये पे कितना? 10%। तो हमने कितना 13.89% ओवरऑल बेसिस पे कमाने हैं 450 रुपये के एसेट्स पे, ऐसा है। इक्विटी में शेयर प्रीमियम आएगा, सब आएगा। इक्विटी इंक्लूड्स ईच एंड एवरी रिजर्व जिसपे शेयर होल्डर का राइट है, ऐसा। बढ़े हम आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूँ, कर लोगे? अगर मैं आपको सवाल दूं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंपनी ने हर 1 रुपये पे इतना पैसा कमा के देना है। अच्छा इसमें से कुछ लोग सिर्फ 10% मांग रहे हैं, कुछ कितने मांग रहे हैं? 15%। कंपनी को 450 रुपये पे एवरेज कमाई कितनी करनी है? 13.89। 13.89 अगर हमने 450 रुपये कमा लिए तो हम अपने शेयर होल्डर को 15% भी दे पाएंगे और डेट होल्डर को 10% भी दे देंगे, ठीक है जी। अच्छा सवाल टेक्निकल है, देख के काम करना, गलती करोगे 99% चांस है, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ ऐसी डाली है जो थोड़ा सा मुश्किल होगी आपके लिए। शाबाश जी। हैं? मैं इन्विजिलेटर हूँ और रमज़ान है तो पानी भी नहीं दे सकता। खुद सॉल्व करो, सोचो, फिर मैं कराऊंगा, फिर सिखा दूंगा कि इसमें क्या मसला है। हाँ जी 13%। 13% साथ किसका आ रहा है? अच्छा सुनो ज़रा एक चीज़ और तो सुनो, दोबारा ऊपर वाले लेक्चर में दोबारा यहाँ याद आ रहा है, ये कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ऐसा। मुझे एक बात बताओ, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या AAA रेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपने पैसा डाले हुए थे, क्या रिटर्न मिल रहा था आपको? 10% का रिटर्न मिल रहा था? अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा सुनो, एक बंदा गया गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को कहा आप जी कितना सूद देंगे? गवर्नमेंट ने कहा जी हम सूद देंगे 10% का। बंदे ने कहा मुझे तो ज़्यादा कमाना है, मुझे तो सूद गवर्नमेंट के रिटर्न से। हमने कहा बेटा फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, फिर आप तैयार रहें कि आपका पैसा डूब सकता है। उसने कहा कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा आप एक काम करें, आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में पैसा डाल दें, ठीक है जी। कितना आपको रिटर्न मिलेगा? 15% का, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा कितने का? मुझे बताओ ये प्रीमियम कितना मिल रहा है? प्रीमियम का मतलब है डेट से ऊपर का रिटर्न कितना है? 5%। अब यहां देखो जरा, इधर देखो, यहां पर अवाम नास को सूद मिल रहा है किस रेट पे? 10% पे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे आपको 5% रिटर्न ऊपर मिलेगा। आइंदा के बाद जब ये वर्ड लिखा हुआ है ना प्रीमियम, तो प्रीमियम का मतलब है डेट की कॉस्ट से ऊपर रिटर्न मिल रहा है, ठीक है जी। अब वो अंग्रेजी में लिख देना इक्विटी प्रीमियम। इक्विटी प्रीमियम का मतलब क्या है कि सर आपको डेट पर जो रिटर्न मिल रहा है उससे ऊपर 5% मिलेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? 10%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है सर? 15%। इसका मतलब है हम सूदखोरों को 10% पे सूद देते हैं और शेयर होल्डर्स को 15% रिटर्न देते हैं। डन। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 9 मिलियन। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या दो चीज़ें होंगी? क्या दो चीज़ें होंगी सर? हमारे पास एक इसमें इक्विटी होगा
एक इसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट होगा, ऐसा। इक्विटी कितना है? 60%। लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 40। कितना आ रही है? 54 लाख और 36 लाख रुपए, ऐसा। अब बताओ सर, मैं इससे वैक निकाल लूँ, कैसे निकलेगा सर? 5.4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15%। डेट कितना जी? 3.6 मिलियन इंटू 10% डिवाइडेड बाय 5.4 प्लस 3.69 कितना? 13%। पक्का? ये बात भेजे में बैठती है मेरे बच्चों, समझ आती है? दोबारा सुन लो, प्रीमियम वाली बात समझ नहीं आई। मुझे एक बात बताओ सर, मार्केट में मिसाल दे रहा हूँ, एक केमिस्ट्री के टीचर है, ठीक है जी, वो ट्यूशन्स पढ़ाता है बच्चों को। एक नॉर्मल सा टीचर है, वो फीस चार्ज कर रहा है जी 40,000 रुपये महीने के। एक मार्केट का बहुत मशहूर टीचर है, और लोगों को लगता है कि यार आप इससे पढ़ोगे तो बोर्ड के एग्जाम में पास हो जाओगे, वो चार्ज कर रहा है 50,000 रुपये। तो वो कितना प्रीमियम चार्ज कर रहा है? तो याद रखना, बेस से ऊपर, बेस जो चल रही होती है ना मुल्क में, मिनिमम चीज़, उससे ऊपर जो चीज़ है वो क्या है? प्रीमियम है। आमतौर पर सूद का रेट क्या होता है? 10 नहीं, सूद का रेट होता है कम रेट, छोटा रेट। इक्विटी का रेट क्या होता है? उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि शेयर होल्डर रिस्क ले रहा होता है। तो हम कह रहे हैं शेयर होल्डर को रिस्क लेने की वजह से हम 5% का क्या दे रहे हैं। तो अगर सूद 10% पर चल रहा है तो शेयर होल्डर यहाँ कितना मांग रहा होगा? 15% मांग रहा होगा। ऐसा है। डन है मेरे बच्चों? आगे बढ़ेंगे स्टेप। ये कॉपी करना है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम नसीर, बेटा मैंने दावत पे जाना है तो मुश्किल हो जाएगा, मैंने क्लास लेने के फ़ौरन बाद निकलना है। चलें जी, आगे जाएं हम दोस्त। डन हो गया जी। मामीहा, मामीहा बेटा आपको समझ आ गया? बढ़े आगे दोस्त, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब आपको मैं एक और सवाल दे रहा हूँ सर, तैयार हो जी? ये सवाल अगर आपने कर लिया ना तो बस आपने कर लिया। नहीं किया तो नहीं किया। हाँ जी, अब देखो टीचर पढ़ाता है ये और पेपर में आता है ये, हैं? शाबाश जी। चलो जी, हो गया। अब देखो यार सुनो, इस तरह के सवाल नहीं हैंडल होते। एमएफए में, बीएफडी में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको बचपन में जिस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ना, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो आपसे चीज़ें भूलती जाती हैं। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ, बोर्ड में देखना। मैं बताता, छोड़ सारी चीज़ें छोड़ दूँ, ये सवाल मैं खुद करा रहा हूँ। ना ना ना, बोर्ड में देखो। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बचपन की चीज़ याद है या नहीं याद कि हमारी बैलेंस शीट पे दो साइड्स हैं। एक साइड पे हमारे पास एसेट्स होते हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं, ऐसा। दूसरी साइड पे क्या होता है? एक हमारे पास इक्विटी है, एक हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट है और एक हमारे पास करंट लायबिलिटीज है। आसान भाषा में ऐसा ही है। इसमें किसी को कोई मसला है तो अभी पूछ लो। अज्यूम करो एक कंपनी के करंट एसेट्स हैं 450 रुपये के, करंट फिक्स्ड एसेट्स हैं 450 रुपये के, करंट एसेट्स हैं 150 रुपये के, टोटल कितने का? 600 रुपये के एसेट्स हैं।
ठीक है जी। इक्विटी है सर 400 रुपये की, लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास है सर कोई 120 रुपये का, कितने हो गई 520, और क्या रह गया 80 रुपये, ये कितने हो गए 600। ऐसा गौर से सुनना, सारी चीज़ें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। एक चीज़ याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को मिलाएं तो हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसा, और आम तौर पे सर अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारे पास एक टर्म आती है वर्किंग कैपिटल की। ये क्या होता है ज़रा सुन लो। ये आगे हमारे पास वर्किंग कैपिटल पे पूरा चैप्टर है, 9 क्लासेस का चैप्टर है वो, पूरी वर्किंग कैपिटल ही हमने पढ़ना है उसके अंदर। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्किंग कैपिटल क्या है जी। यहाँ कितनी फिगर आ रही है उसकी 70। वर्किंग कैपिटल क्या होता है सुनो, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हो ना तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है मशीनों के अलावा। सिर्फ मशीनें तो नहीं चाहिए ना, रॉ मटेरियल भी आपको मेंटेन करना पड़ता है, WIP भी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा क्यों भाई, काम शुरू होगा तो फैक्ट्री के अंदर भी कुछ WIP पड़ा होगा, फिर कुछ बने हुए गुड्स भी पड़े रहेंगे हमारे पास, कुछ हम गुड्स बेचेंगे तो पैसे लोगों से रिसीव भी करने होंगे। आज आप जाएं सर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर घुस जाएं, आप उससे पूछेंगे जी आपके पास कितने तरह के एसेट्स हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए, तो क्या वो आपको सिर्फ फिक्स एसेट्स दिखाएंगे? नहीं, वो कहेंगे यार देखो इस बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने पास रॉ मटेरियल भी रखना है, फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरी है कि WIP भी मेंटेन होगा, सर फिनिश गुड्स बेचने के लिए जरूरी भी है, अनसर्टन डिमांड आती है, कुछ फिनिश गुड्स हमने गोडाउन में भी रखने होंगे, और सर हम जो अपना सामान कैश पे नहीं बेचते, किस पे बेचते हैं, तो हमारे पास रिसीवेबल भी आएगा सर। अब बताओ ये सारी चीज़ें मिला के करंट एसेट्स हैं, ऐसा है या नहीं है? तो इसका मतलब है सर फिक्स्ड एसेट्स भी बिजनेस के लिए चाहिए, करंट एसेट्स भी चाहिए। क्या सारे करंट एसेट्स आप अपनी जेब से लेते हो? नहीं सर, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, उधार पे मिलती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस बिजनेस में कितने रुपए के करंट एसेट्स लगे हुए, 150 रुपए के, लेकिन उसमें से 80 रुपए में किसने दिए, उधार पे हमारे पास आया हुआ सर, कुछ स्टॉक ऐसा है हमारे पास रॉ मटेरियल मेनली वो हमने उधार पे लिया हुआ है, ऐसा, तो बताओ हमारी जेब से कितना पैसा लगा हुआ है, 70 रुपए। ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है जी, नेट करंट एसेट्स जो आपने अपनी जेब से फाइनेंस किए, ऐसा। कितने सर यहाँ पे 70। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं काम करूं, मैं आपसे कहूं मुझे बताओ इधर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे जी कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। कितना है जी लॉन्ग टर्म डेट, कितना है जी 120, इक्विटी कितनी है 400। मेरे बच्चों आप लोग इस वक्त लेवल 1 नहीं पढ़ रहे हो, लेवल 2 पढ़ रहे हो, ठीक है जी। इसके फौरन बाद CA फाइनल है, जाग जाओ। क्या रही 500। कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करने का एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं आपसे ये कहूंगा जी मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं 450, ऐसा। बचपन में एक अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ रही है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, ऐसा। ये करंट लायबिलिटी अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा जी फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा। अब बताओ मैं ऐसे कह सकता हूं फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये किसके बराबर है, ये बराबर है सर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड किसको कहते हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है या नहीं है? तो मुझे बताओ अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये भी क्या होगा, दोनों बराबर हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करने के दो तरीके हैं, या तो आप इक्विटी और डेट को ऐड कर लें, या क्या करें आप फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दें। तो मुझे बताओ मेरे पास यहाँ जो फिक्स्ड एसेट्स मौजूद हैं कितने, 4 लाख के, और वर्किंग कैपिटल कितने का है, तो इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कितने का जी कैपिटल एम्प्लॉयड, 5.5 लाख का। अब बताओ सर इस कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 30%, इक्विटी कितनी है, ये कैसे आपको पता चला, डेट और इक्विटी दिया हुआ है सर। अब बताओ क्या करूं मैं, 5,50,000 में डेट कितना, डेट 30% है, निकालो कितना है 30%, कितना 1,65,000। बेटा जरा मुंह से बोलो, 1,65,000 इक्विटी कितना, पक्का जी। वो कितना एवरेज एज कितनी है तुम लोग की मनुष्यों,
हाँ, खत्म लोग हो तुम लोग, लिटरली मैं आपको बताऊं, जीरो एनर्जी। कितने साल का मुल्ला तू तो कोई ऐसे उल्टा उल्टा काम भी नहीं करता होगा, हैं? तो तेरा ये हाल है तो मैं किसी और से क्या शिकायत करूं यार, मरे हुए लोग हो अल्लाह की कसम। क्या नाम है तुम्हारा? पीछे मुड़ के देखो कितने लोग बैठे हैं, मैं इसीलिए नहीं पढ़ा था, समझ आई? ये आपस की बात थी हमारी। अब बताओ जी, 1,65,000 और 385, ये क्या हो गया जी? डेट और इक्विटी निकालो जी। अब वैक निकालो। वैक कैसे निकलेगा जी? डेट कितना है जी? उसका रेट कितना है? नहीं, डेट का तो रेट ही नहीं दिया हुआ है, फिर के ही दिया हुआ है कितना? 16%। और उसमें कहा है जी 6.5% का प्रीमियम इसमें ऑलरेडी शामिल है। इक्विटी वाला तो प्रीमियम लेता है, तो डेट वाला कितना लेता होगा? 16% माइनस कितना? ये हो गया हमारा के डी। ऐसा के ही कितना है हमारा? 16%। अब बताओ वैक निकाल लें हम। 385,000 की इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 16% प्लस 165,000 का डेट मल्टीप्लाई बाय 9.5% डिवाइडेड बाय कितना बेटा? 14.05। ऐसा है कि नहीं? अब बताओ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो तरीके, या तो आप इक्विटी और डेट को ऐड कर दें, लॉन्ग टर्म डेट को। दूसरा तरीका क्या है कि आप फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? सर याद रखिएगा, बीएफडी का एक सवाल है सीए फाइनल का 21 नंबर का, और उसमें एग्जामिनर ने सिर्फ ये फंक्शन पूछा है वैक निकालने का। उसके अंदर टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना अजाब था। पहले उसके अंदर फिक्स्ड एसेट्स की कैलकुलेशन थी, ठीक है जी, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल की अलग से कैलकुलेशन थी। दोनों निकालने के बाद ऐड अप करने थे तो क्या बन जाता हमारा? वो लोगों को पता ही नहीं था कि इन दोनों को ऐड करने से क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। उन्होंने कहा तो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट सही हो गया, फिक्स्ड एसेट्स वाला पार्ट भी सही हो गया, लेकिन वैक कैसे निकलेगा इसके अंदर से? और भाई इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? ऐसा है, ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। हैं? रमजान भी सही, मैं तो बैठा हूँ बेटा, कोई मसला, मैंने तो कुछ शिकायत ही नहीं है। नहीं बिल्कुल आ रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने यकीन करो ACCA के फाइनल की रिकॉर्डिंग शुरू कराई थी, बंद कर दी मैंने कहा मैं फिजिकल पढ़ाने को टाइम दूंगा, ठीक है, नहीं तो मैं FAR2 के नए लेक्चर बना रहा था इस नीयत से कि फाइनल में भी इस्तेमाल हो जाएंगे, कैफ में भी और ACCA में भी। मैं रोक दिया हैं, तो कर दूँ? बस सही है, चलो चलो ठीक है। अच्छा जी, बड़े आगे। नहीं, आकाश का अपना बैच चलेगा, मेरा अपना बैच चलेगा। हाँ हाँ जी, नहीं, आप सिर्फ ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, टेंशन नहीं है, बुक में मिल जाएंगी आपको, ठीक। ये ड्राइव पे भी अपलोड हो रहा होता है। कल भी मैंने कल की क्लास भी ड्राइव पे अपलोड कर दी थी। कल का होमवर्क जो आप जिस पे आपने थूका भी नहीं, वो भी मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है ना? हैं? कितने लोग क्लास में ऐसे जो तरावी 20 रकात पूरी पढ़ के आते हैं? वेरी गुड यार, माशाल्लाह। लड़कियाँ भी तरावी पढ़ती हैं? लड़कियों की होती है तरावी? हाँ, मेरी बेगम तो 20 रकात पढ़ रही होती है। सर आप कहाँ पढ़ते हैं तरावी? नहीं, बचपन में जो है वो अच्छा, बचपन में हम तरावी पढ़ने के लिए अब्बा को बता के निकलते थे और खालगर में जाके गलियों में घूमते हुए सुट्टे मारते थे, ठीक है ना? हैं? नहीं, मैं बता, बड़े गिने चुने दिन मैंने तरावी पढ़ी है, लेकिन लोगों के पास हर एक चीज़ का तोड़ है। लोग जब मौलाना खड़ा होता है ना पहली रकात में, तो वो बैठे होते हैं
वो जैसे ही रुकू में जाता है फट करके पहुंच जाते हैं। अच्छा वहाँ मौलाना को भी ना देखो, लोगों ने बोला पहली रकात लंबी पढ़ाया कर भाई, दूसरी रकात छोटी पढ़ाया कर, ठीक है। क्या आपने तरावी पढ़ते हुए लड़ाइयाँ की हैं? उसी चक्कर में तो मैं तरावी पढ़ना छोड़ दी थी। मैं बचपन में बहुत मार खाई यार, ठीक है ना। लियारी के अंदर तो आपको पता है वो तरावी शुरू होती है, पीछे WWE शुरू हो जाता है। लेकिन अब लोग बहुत सुधर गए हैं। अब लोग नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, माशरे में इतना बड़ा चेंज आया कि हम लोग अपने बचपन में अपने घर से निकले तो पता नहीं कई किलोमीटर किसी की गाय देखने निकल गए, ठीक है जी। किसी इलाके में गाय आई है जी, कैमाड़ी में, हम लियारी से निकले, पता नहीं घूमते घूमते कहाँ निकल गए। आज आप अपने बच्चे को अपने दरवाजे पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, इतने हालात ख़राब हैं। मैंने आपको बताया ना, मेरी बेटी है 16 साल की, तो वो कोई गली में खड़ी होगी, उसने नीचे उतरी थी, वो पहले उतर गई, गाड़ी ने आना था तो गाड़ी जो है वो पार्किंग से निकल रही थी, तो पहले उतर के खड़ी हो गई। तो एक रिक्शे वाला है, बोला बाजी बैठ जाए। अब मेरी बेटी की एज 16 है, लेकिन वो माशाल्लाह बड़ी नज़र आती है। उसने कहा नहीं बैठना भाई, गाड़ी आ रही है हमारी। तो उसने कहा नहीं बैठ जाए बाजी, कोई मसला नहीं है। दूसरी दफ़ा बोला, तीसरी दफ़ा बोला, मेरी बेटी ने उसको माँ बहन की 4-5 मोटी गालियाँ दी, ठीक है ना। वो बंदा चला गया आगे से, ठीक है। और फिर गाड़ी आई तो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसकी मतलब सांस ख़राब हो रही, हाँफ रही है। मैंने अभी बोला यार इसको बंदा जाके पकड़ के वो धोए ना। इस तरह के खबीस के बच्चों की वजह से लोग अपने बच्चे बाहर नहीं निकालते, लिटरली मैं तुम्हें बताऊं। और मुझे बुरा नहीं लगा मेरी बेटी ने गालियां दी, ये सिखाओ अपने बच्चों को यार। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा, बच्चे ही नहीं है घर में, कोई बच्चा है नहीं है? अच्छा बोर्ड पे देखना दोस्त, सारी चीज़ें छोड़ दो। एक बात बताओ, गौर से सुनो। एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ जो आगे जाके मैं कहूँगा कि हमने आज जो सीखी थी ना, सिर्फ समझने के लिए सीखी थी, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो एक कंपनी है, उसको मिस्टर ए ने सर दिए 10 रुपये, कितने, और एक शेयर ले लिया इससे, कंपनी से एक शेयर ले लिया। कंपनी के पास कितने हैं? 10 रुपये। कंपनी क्या करेगी आगे? इस 10 रुपये को डाल देगी बिजनेस में, किसी प्रोजेक्ट में, ऐसा? ये समझ आती है बात? अच्छा, मिस्टर ए चाहता है कि कंपनी इसको 20% का रिटर्न दे, कितने का? तो बताओ कंपनी के लिए टारगेट डिविडेंड कितना है? 2 रुपये कंपनी को कमाने और शेयर होल्डर को देने, ऐसा है? कितना डिविडेंड मांग रही है? 2 रुपये का 20% का डिविडेंड मांग रहा है। अच्छा, कंपनी ने जो पैसा प्रोजेक्ट में लगाया ना, इससे रिटर्न ज़्यादा आने लग गया। इससे रिटर्न आया जी 3 रुपये का। कितने का रिटर्न आया? ये मांग कितना रहा था? 2 रुपये, 20%। इसको मिला कितना? ओहो जी, ये तो खुश हो गया, ये खुश हो गया। इससे कंपनी को क्या बोला होगा? थैंक यू। एक बंदा आया बी, उसने ए को बड़ा खुश देखा, उसने कहा यार इसके तो भारे नहीं आ रहे हैं। उसने ए को कहा यार ये शेयर बेचते हो मुझे, तो ये मुझे बेचते हो तुम? बी ने कहा जी, ए ने कहा आप ले लो, ये मैं आपको बेचूंगा जी 105 रुपये में। कितने में? या से 110 रुपये में बेचूंगा। कितने में? 110 में, तो सॉरी 11 रुपये में बेचूंगा। डन। इससे 1 रुपया एक्स्ट्रा रख के बता दिया। अब बताओ सर, बी ने जब ये शेयर ख़रीदा ना, तो बी ये चाहता है कि जी मुझे जो है ना वो 20% कमा के दिया जाए। बी ने शेयर कितने का ख़रीदा? अब बताओ कंपनी के लिए ए रेलेवेंट है या बी रेलेवेंट है? करंट शेयर होल्डर हमारे लिए रेलेवेंट है, उसको हमने खुश रखना है। ए को तो छोड़ दो, साइड पे निकालो। अब बताओ कंपनी के पास कितने पैसे हो गए? कंपनी के पास अपने वही 10 रुपये मौजूद हैं, कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, वो इसी से कमाई कर रही है कंपनी। जब शेयर होल्डर एक दूसरे से शेयर्स खरीदते हैं, उसका कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ता। अब हुआ क्या जी, कंपनी का टारगेट बढ़ के कितना हो गया? 2.2। ऐसा है? ऐसा है या नहीं? तो बताओ कंपनी अपने हाजिर शेयर होल्डर्स को देखती है या पुराने शेयर होल्डर्स को देखती है? कंपनी अपने शेयर होल्डर की मार्केट वैल्यू पे उनको रिटर्न देती है या बुक वैल्यू पे?
फिर मुझे बताओ कंपनी के लिए इस वक्त बी रेलेवेंट है या ए रेलेवेंट है? बी ने कितने पैसे का शेयर खरीदा है, तो बी उस पर रिटर्न मांगेगा ना 20% का। ऐसा है या नहीं? वो ये थोड़ी कहेगा कि जो मेरे आबा अजदाद ने शेयर खरीदा था 10% का तो उस पर मुझे रिटर्न चाहिए, नहीं। अब इतने में पिक्चर में कौन आया? सी आया। ये वाकई सी बंदा था, बेवकूफ़ बंदा था। इसने क्या किया, ये शेयर 13 रुपये में खरीद लिया। कितने में? अब बताओ ये क्या मांग रहा है? ये कह रहा है जी मुझे 20 नहीं, मुझे रिटर्न चाहिए जी 22% का। अब बताओ कंपनी इसको सेटिस्फाई करेगी या बी को सेटिस्फाई करेगी या ए को सेटिस्फाई करेगी? सी को। तो मुझे बताओ कंपनी का जो टारगेट है वो हर दफा क्या होता जा रहा है? तब्दील होता जा रहा है। तो बताओ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को उनकी मार्केट वैल्यू पे रिटर्न देना है या बुक वैल्यू के ऊपर? भाई सीधी सी बात है, मैं एज ए शेयर होल्डर जिस वैल्यू पे शेयर खरीदूंगा मुझे तो रिटर्न उस वैल्यू पे चाहिए ना। तो बताओ कंपनी को वैक कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी की बुक वैल्यू लेनी चाहिए, इक्विटी की बुक वैल्यू लेनी चाहिए या मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए? मार्केट वैल्यू, ताकि उसको ये पता चल सके कि उसका हाजिर शेयर होल्डर कितना रिटर्न मांग रहा है अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऐसा? तो बताओ आज अगर ओजीडीसी को हम कहें कि ओजीडीसी जब आपने पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू किए थे तो उस वक्त आपके पास सिर्फ 5 बिलियन रुपए का कैपिटल था, लोगों ने 5 बिलियन के कंट्रीब्यूट किए थे। आप एक काम करें, 5 बिलियन पे आज तक रिटर्न देते रहे, क्या वो ये बात एक्सेप्टेबल है? नहीं सर। आज उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 बिलियन से 100 बिलियन से भी ऊपर होगी। तो वो अपने शेयर होल्डर को आज की जो है वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे रिटर्न देगा। मुझे बताओ तुम एक शेयर खरीदते हो आज पीएसओ का, 300 रुपए का एक शेयर है, तो तुम पीएसओ से रिटर्न किस अमाउंट पे मांगोगे? 300 की वैल्यू पे मांगोगे ना। या तुम उसको कहोगे कि नहीं ये जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त 10 रुपए की वैल्यू थी, आप उस पर ही रिटर्न देते रहे? नहीं। तो कंपनी के, याद रखिएगा, कंपनी के लिए लाजमी है कि उसको हर वक्त ये पता हो कि उसके शेयर की मार्केट वैल्यू इस वक्त मार्केट में क्या चल रही है और उसका शेयर होल्डर इस वक्त क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से कंपनी को रिटर्न देना पड़ता है। ऐसा है? ये मैंने आपको जो चीज़ समझाई है ना, आगे जाके मैं ये प्रेमाइस तोड़ दूंगा। मैं कहूँगा नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती। फॉर द टाइम बीइंग मॉडल समझने के लिए ये याद रखना, कंपनी को अपने शेयर होल्डर को देखते रहना है कि वो कितने रुपए में शेयर खरीद के बैठा हुआ है और वो कितना रिटर्न मांग रहा है। कंपनी ने उसको सेटिस्फाई करना है, हाजिर को या पहले वाले को। अब बताओ जी, अगर मैं वैक निकालने जाऊं तो मैं वैक कैलकुलेट करने के लिए 10 रुपए पे रिटर्न दूंगा या 13 रुपए पे? अब मैं क्या वैक निकालने के लिए इक्विटी कितनी लूंगा? मैं लूंगा 13 और रिक्वायर्ड रिटर्न कितना? तो इसका मतलब है सर वी कैलकुलेट वैक ऑन मार्केट वैल्यूज, नॉट बुक वैल्यूज। ऐसा? अनफॉर्चुनेटली हम जब मॉडल पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें 7 घंटे की क्लास नहीं मिलती। अदरवाइज मुझे 6-7 घंटे की क्लास मिले ना एक साथ, तो मैं आपको मॉडल उस साइड से पढ़ाना शुरू करूं जिस साइड से मॉडल को पढ़ाना चाहिए। मैं पहले आपको ये बताऊंगा, पहले मैं आपको फंक्शन सिखाऊंगा, फिर मैं आपको दोबारा पीछे लेकर आऊंगा। फंक्शन समझ लिया, अब इसके पीछे बैकग्राउंड में वर्किंग ये। लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ जहन में क्या रखना है, कंपनी ने किसको देखना है? हाजिर शेयर होल्डर को। हाजिर शेयर होल्डर ने शेयर किस वैल्यू पे खरीदा है? मार्केट वैल्यू पे खरीदा है, और वो जो रिटर्न मांग रहा है अपनी मार्केट वैल्यू पे मांग रहा है। तो कंपनी को उसको रिटर्न देना है किस पे? तो कंपनी वैक कैलकुलेट करेगी किस पे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के ऊपर। ऐसा है? ये कॉपी करे सर, शाबाश। नहीं मतलब बी ने जब कंपनी ए से शेयर खरीदा तो वो क्या बन गया? वो कंपनी का क्या बन गया? मुझे बताओ, बी ने दुम्बे खरीदे या बकरे खरीदे या शेयर खरीदा है? किस चक्कर में खरीदा है कि कौन इसको डिविडेंड देगा? अच्छा, आपको पता है ना, शेयर होल्डर्स गौर से सुन लो, एक चीज़ हम कंपनी लॉ के डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ कहलाती है शेयर रजिस्टर। क्या कहलाती है? शेयर रजिस्टर। जब कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हो ना, मिसाल के तौर पर, आप नाम क्या बेटा तुम्हारा? साद। तुमने शेयर खरीदा वजीर से, ठीक है। अब वजीर पहले शेयर होल्डर था, कंपनी किसको जानती थी? वजीर को। अब तुमने शेयर खरीद लिया वजीर से, आप दोनों जाओगे कंपनी के रजिस्ट्रार के पास, आप कहोगे जी, वजीर कहेगा मेरा नाम यहां से निकालो और इस जगह पे साद का नाम डाल दो। आइंदा के बाद जितने डिविडेंड के चेक्स होंगे किसको भेजने? आपने साद को भेजने। ठीक है जी। तो जब शेयर होल्डर तब्दील होता है तो क्या होता है? शेयर रजिस्टर में जाके अपना नाम तब्दील करवा लेता है। ठीक है जी। अब अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ना, ये जो दिमाग चलना शुरू हुआ ना, इसको जरा देर के लिए बंद कर दो। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाने दो, मैं इस मॉडल को डिफरेंट तरीके से खोलूंगा। ठीक है जी। सिर्फ एक फंक्शन समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है जी। अगर शेयर मोर देन मार्केट वैल्यू पे लिया है
2 मिनट रुक जाओ ज़ुहैब भाई, सारी चीज़ें 4 क्लासेस के बाद ना पूरा मॉडल जहन में बैठ जाता है कि हाँ यार मार्केट इस तरीके से चल रही है। ठीक है जी। इस वक्त मैंने आपको क्या कहा, कंपनी का शेयर होल्डर आया, उसने एक शेयर खरीदा, मार्केट वैल्यू पे खरीदा और वो मार्केट वैल्यू पे मांग रहा है रिटर्न, और कंपनी को बात पता है कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है और शेयर होल्डर क्या मांग रहा है। ठीक है जी। इसको इस वक्त इसी तरह रहने दो, और ये भी अज्यूम कर लो, ये भी अज्यूम कर लो कि जितने शेयर होल्डर्स हैं सबके लिए मार्केट वैल्यू एक ही है, सबके लिए मार्केट वैल्यू एक ही है। मुझे बताओ ओजीडीसी की मार्केट वैल्यू क्या चल रही होगी अभी, क्या चल रही है? एक शेयर की वैल्यू क्या चल रही है? 130-32 कितनी चल रही है? 130-32 मिसाल के तौर पर 130 रुपये चल रही है। सर ये इंग्लिश में क्या लिखा है? देखो मुझे एक बंदा सो रहा होता है, एक बंदा, मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, वैक इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ या यूजिंग मार्केट वैल्यूज नॉट बुक वैल्यूज, ऐसा है। यार एक बात बताओ, ARTD में कुर्सियां पड़ी हैं, टेबल पड़े, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, मैं ARTD का ओनर हूँ, सिंगल ओनर हूँ, ठीक है जी। मैंने ये कॉलेज उठा के मिसाल के तौर पर मुज्तबा को ये कॉलेज मैंने 100 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 100 रुपये में बेच दिया। मुज्तबा क्या बन गया? ओनर बन गया। मुज्तबा से मैंने 100 रुपये लिए और मुज्तबा को मैंने कहा ARTD आपका हुआ, ऐसा है। इससे ARTD की कितनी कुर्सियां बढ़ गई होंगी और कितने सेवर बढ़ गए होंगे और कितने ट्यूबलाइट और ये मशीन्स बढ़ गई होंगी? कुछ भी नहीं। अच्छा, इतने में जो है वो मौलाना साहब आ गए, इन्होंने कहा आपको ARTD 100 रुपये में पड़ा, आप एक काम करें मुझे अभी के अभी 120 में बेच दें। मुज्तबा ने मौलाना साहब को ARTD 120 में बेच दिया। जैसे ही बेचा, ज़मीन से 4 कुर्सियाँ ऐसे निकल आई। नहीं, क्या हुआ? क्या कंपनी के रिसोर्सेज में इजाफा होता है जब कंपनी की मार्केट वैल्यू शेयर की बढ़ती है? बाहर नहीं होता। तो ये याद रखो, ये मार्केट वैल्यू जो बढ़ रही है बाहर बढ़ रही है। इन्वेस्टर जो है वो बाहर से शेयर खरीदता है, कंपनी से नहीं खरीदता। कंपनी से सिर्फ पहला बंदा शेयर खरीदता है, उसके बाद जितनी ट्रेडिंग होती है वो बाहर हो रही होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा चीज़ों को आगे जाने दो, ये सारे सवालों की सेंस बनना शुरू हो जाएगी जब मैं मॉडल को उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से उसको पढ़ाना चाहिए। पहले एक जगह तक पहुंचने दो। आपको बचपन में माँ बाप ने बताया कि आप कैसे पैदा हुए? आपने यकीन कर लिया ना, फरिश्ता आता था आपको रख के चला जाता था। ठीक है जी। अभी मान लो 2 मिनट आगे बढ़ो। क्या चीज़? नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। FS में वैल्यू बेटा बुक कैपिटल बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। जी मेरे बच्चे, नहीं मेरा बच्चा, फिक्स रिटर्न अगर वो दे रही होती ना तो कभी भी उसके शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ती। अच्छा, मैं छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, इसलिए मैं जो चीज़ें आगे बताना चाह रहा था ना वो मैं अभी नहीं बताना चाह रहा। ये पूरा का पूरा मॉडल कनेक्टेड है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कंपनी स्टार्ट हुई, एक IT कंपनी। कौन सी कंपनी? IT कंपनी। उसके पास एसेट्स ना होने के बराबर है। सर्विस बेस्ड कंपनी है, IT सर्विसेज देगी। ठीक है जी। उसका पहले दिन ही शेयर खुला 130 रुपये पे। कितने पे? जबकि उसके शेयर की अगर आप बुक वैल्यू निकालें तो 10 रुपये निकलेगी। कितनी निकलेगी? लेकिन शेयर होल्डर्स ने कितने में ख़रीदा? 130 में ख़रीदा। अब बताओ वो कंपनी से अपने 130 रुपये पे रिटर्न मांगे या 10 रुपये पे? जबकि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं? सिर्फ 10 रुपये के हैं। तो फिर क्यों लोगों ने 130 रुपये का शेयर खरीद लिया? क्योंकि लोगों को पता है कि कंपनी इस 10 रुपये से इतना बड़ा प्रॉफिट क्रिएट करेगी कि शेयर 130 रुपये का भी हमें मुनासिब लग रहा है। ऐसा वो 130 रुपये में खरीदने को तैयार हो जाएगी। हेस्कॉल का नाम कितने लोगों ने सुना है? जिसमें भी फ्रॉड वगैरह भी पकड़ा गया था। हैं, कितने रुपए पे उसकी शेयर खुला था? 157.9 पे। एक पेट्रोलियम कंपनी है सर, ठीक है जी। कितने पे शेयर खुला? 100। तो क्या लोगों ने, उसके पास एसेट्स कितने के थे? 10 रुपए के थे एक शेयर के अगेंस्ट। तो याद रखिएगा, कंपनी की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो सकता है। ARTD की बुक वैल्यू निकालोगे ना, 25 लाख रुपए भी नहीं निकलेगी। ये सारी जो आपके पास कुर्सियाँ पड़ी हुई है ना, ये इस वक्त 0 रुपये में हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड है। क्यों? 2013 में ख़रीदी थी, फुली डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। ठीक है जी। कैमरे फुली डेप्रिशिएट हो चुके हैं, सब कुछ फुली डेप्रिशिएट हो चुका है, सिवाय ऊपर जो कूलर हमने नया लगाया। ठीक है ना?
तो अगर ये सारी चीज़ों की आप वैल्यू निकालने भी जाओगे ना तो बहुत कम वैल्यू निकलेगी। लेकिन सर आप इदारे की वैल्यू किससे बनती है? हम एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे वैल्यू किस चीज़ की है? सर हमारी सर्विसेज की है। जी मेरे बच्चे, देखो मैंने कल भी इस पे बात बताई थी कि हम उसको अनाउंस ऐसे करते हैं कि शेयर की बुक वैल्यू पे। अब आप OGDC के एक शेयर की बुक वैल्यू है 50 रुपये, आपको पता है? सॉरी इसकी यूनिलीवर्स की कितनी पता है? 50 रुपये। मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? 16,000 रुपये। अब बताओ उससे 16,000 रुपये के कैपिटल पे एक शेयर के ऊपर 10% का डिविडेंड दिया होगा तो भी 1,600 रुपये बना होगा। ऐसा तो पता है स्टॉक मार्केट में वो अनाउंस कैसे होता है? 8,000% डिविडेंड ऑन बुक वैल्यू। तो अनाउंस वो बुक वैल्यू पे होता है, लेकिन शेयर होल्डर को रिटर्न दिया किसके ऊपर जाता है? मार्केट वैल्यू पे। अनाउंसमेंट बुक वैल्यू पे होती है, ठीक है ना जी। इसकी मार्केट वैल्यू में निकाल लोगे ना तो 30,000 रुपये निकलेगी। मार्केट वैल्यू में 30,000 रुपये निकलेगी। ये टीवी बेचने जाओगे ना चोरी करके, ये भी 15,000 का निकलेगा। सारी चीज़ें मिला दो ना, 5 बंदों को बाहर खड़ा कर दो, ये कचरा है। ख़त्म हो चुका है बेटा। हर जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो दूसरे को नहीं दी जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ो दोस्त, ये बात भेजो में बैठ गई। बड़े आगे मेरे बच्चों, आ जाओ बेटा, कोई मसला। अच्छा, जिसको क्लास से जाना हो आना हो वो बग़ैर इजाज़त के उठ के आ और जा सकता है, ठीक है जी। मुझे वो अपना टाइम याद आ रहा है जब हम स्कूल में होते थे, हैं पानी पीने जाना था तो ठीक है जी, टीचर कहते शोर नहीं करो, इस तरह के बहुत सीन होते थे। चलो जी आगे बढ़ो दोस्त। अब सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, ये लिख लिया? लिख लिया मेरे बच्चों? बस एक चीज़ हम और सीखने जा रहे हैं और इसके बाद फिर हम वो मॉडल खोलेंगे जिससे आपको जेन्युइनली सारी चीज़ें समझ आएंगी। ऐसा? अब बोर्ड में देखो, मुझे एक बात बताओ, आपको मैं वैक का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो मिनट के लिए ना, ये भी भूल जाना, 2 मिनट के लिए का मतलब है 2 क्लासों के लिए, ठीक है, कि हमें डेट की भी क्या निकालनी है? मार्केट वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। मुझे वैक निकाल के दे, किस वैल्यू पे निकलना चाहिए वैक? निकालो ज़रा। मार्केट वैल्यू। इसको 2 मिनट के लिए जहन को ना खामोश कर दो, सवाल पूछ रहे हैं तो चुप चुप करा दो उसको जी। बस इसका अगला स्टेप ही इन सारी चीज़ों का जवाब है, ठीक है। 17% आप कह लें, ऐसे ही 16.9 या 17। अच्छा क्या आ रहा है सर? अब वैक कैसे निकलेगा जी? मैंने आपको ना थ्योरेटिकली एक चीज़ बता दी कि वैक किस पे निकलता है, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। मैंने बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं दिया अभी, मैंने आपको ये बता तो दिया है वैक मार्केट वैल्यू में निकलता है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में सही लॉजिक अभी तक इसकी नहीं दी है, जब तक कि मैं पूरा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ना पढ़ा दूँ आपको, ठीक है जी। अब बताएं कैसे निकालूंगा मार्केट वैल्यू? 9,90,000 मल्टीप्लाई बाय प्लस 275, 250 नहीं, डेट भी मार्केट वैल्यू पे। क्या रीज़न है? थोड़ी देर में सब डिस्कस करते हैं जी। कितना? 11.65। क्या आ रहा है? 17%। 16.9 कह रहे हैं बच्चे, तो इसको 16.9 ही रहने दो, नहीं तो घर में जब 16.9 निकलेगा तो लोग कहेंगे सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। 16.99 है। ऐसा? अच्छा अब बोर्ड पे देखो दोस्त, ये क्या हुआ भाई? कोई टेंशन नहीं तमामा। अच्छा जी, ये कर लोगे कॉपी? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, सही, ठीक, थैंक यू, यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, हमने ना अभी बिल्कुल कोई टेक्निकल चीज़ नहीं सीखी है, हमने अभी तक बिल्कुल सिर्फ ये देखा है कि एक कंपनी
के पास दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं, जिसको हम इक्विटी कहते हैं और डेट कहते हैं। इक्विटी पे हमने क्या देना है? डिविडेंड देना है। डेट पे हमने क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। हम इक्विटी और डेट की मार्केट वैल्यू पे रिक्वायर्ड रिटर्न पे करते हैं, ऐसा है, ये बात भेजे में बैठती है। यहाँ तक हमारा ना वैक का पहला पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। ये जो दूसरा पार्ट है ना, ये पढ़ने के बाद आपको पहले पार्ट की बहुत सारी चीज़ें जो लॉजिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। दूसरा पार्ट वैक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने पास हेडिंग डालें जनाब, वैल्यूएशन मॉडल्स। स्क्रीन नहीं आ रही है, अभी आ जाएगी बेटा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये बचपन में आप लोगों ने जो डिस्काउंटिंग टेक्निक सीखी हैं, ये तो आपको आती ही होंगी ना? डिस्काउंटिंग टेक्निक समझते हो? किसी एक चीज़ की डिस्काउंट निकालना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना, याद आ रहा है? यहाँ हमें अनफॉर्चुनेटली क्लास ऑफ करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा जी सर, आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको दो चीज़ें बताई हैं कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिस पे हमने कोई कॉस्ट पे करनी है, आया हमने उस पर इंटरेस्ट पे करना है या डिविडेंड पे करना है, ऐसा। फिर हमने सर एक चीज़ ये पढ़ी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की करंट इन्वेस्टमेंट तो उनको रिटर्न देना चाहती है, ठीक है जी। वो लोग जिन्होंने पास में शेयर्स खरीदे वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इस वक्त हमारे एक शेयर की क्या वैल्यू है, हमने उसके हिसाब से रिटर्न देना है। आपको अगर मैं कहूँ जी पीएसओ का एक शेयर 300 रुपये का है और पीएसओ आपको 2 रुपये का डिविडेंड देगी, तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे? कभी भी नहीं करोगे। 2 रुपये का डिविडेंड 10 रुपये के शेयर पे तो 20% था, लेकिन आज 300 रुपये के शेयर पे अगर कंपनी आज भी 2 रुपये का डिविडेंड दे दिया है तो कोई भी बंदा उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेरे हाजिर इन्वेस्टर के लिए जिस वैल्यू पे शेयर मौजूद है मैं उस पे उसको रिटर्न दूंगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने आज सिर्फ पढ़ा है। कल की क्लास में हम सर वैल्यूएशन मॉडल्स देखेंगे, ठीक है जी। कल की क्लास में मैं आपको, या कल जो भी हमारी मंडे को क्लास होगी, मंडे को हम रखेंगे, मंडे वाली क्लास में हम रखेंगे को 1.25 घंटे की क्लास, थोड़ी सी लंबी क्लास रखेंगे, ठीक है जी, ताकि हम ये पूरा का पूरा एक वैल्यूएशन मॉडल एटलीस्ट देख के जाएँ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी।